दिस इज नेहा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इतिहास की एनसीईआरटी। हम लोग तुगलक वंश तक पढ़ चुके थे और आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो जो तुगलक वंश का शासक था फिरोज शाह तुगलक, उसके जो उत्तराधिकारी थे वो अयोग्य और शक्तिहीन थे। इन्होंने अपना अधिकांश समय मनोरंजन और संघर्ष में व्यतीत कर दिया, पारस्परिक संघर्ष में। और इसके बाद क्या हुआ, परिणाम स्वरूप जो प्रांतीय गवर्नर था उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। और इसके बाद सल्तनत काल का जो बचा कुचा वैभव था दिल्ली में 1398 ईस्वी में तैमूर के आक्रमण से वो भी समाप्त हो गया। तो सबसे पहले हम लोग तैमूर का आक्रमण, भारत में जो तैमूर ने आक्रमण किया था उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, भारत में तैमूर का आक्रमण। भारत में तैमूर का आक्रमण। सन 1398 ईस्वी में उत्तर भारत पर पुनः दोबारा से मध्य एशिया की सेनाओं ने आक्रमण कर दिया था। तुर्क सरदार तैमूर, जिसको हम लोग तैमूर लंग के नाम से भी जानते हैं, उसने अपनी विशाल सेना वो लेकर आया और भारत पर आक्रमण कर दिया। और इसका आक्रमण का जो एक मेन उद्देश्य था वो भारत को लूटना चाहता था और साथ ही उत्तर भारत पर आक्रमण करना चाहता था। और तैमूर की जो सैनिक थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, दिल्ली में प्रवेश किया और उन्होंने नगर को लूटा और नगरवासियों की हत्या तक की। जब उन्होंने पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त मात्रा में जब धन को लूट लिया, फिर वे समरकंद वापस लौट गए। लेकिन जब तैमूर लंग समरकंद वापस लौट के जा रहा था तो उसने खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। किसे? खिज्र खां को। खिज्र खां को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया? लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का। दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। तैमूर लंग ने किसे नियुक्त किया था? खिज्र खां को लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। और इसी के साथ ही हमें ये भी जानना जरूरी कि ये जो खिज्र खां है यही सैयद वंश का संस्थापक बनता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सैयद वंश, और जिसमें सैयद वंश का समय-काल क्या है? 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक। तो सबसे पहले सैयद वंश का संस्थापक कौन बना? खिज्र खां। सबसे पहला संस्थापक सैयद वंश का क्या कौन है? खिज्र खां। जो अंतिम शासक था तुगलक वंश का, अंतिम शासक, उसका नाम था नासिरुद्दीन महमूद। इसकी मृत्यु के बाद खिज्र खां ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था और खिज्र खां ने सैयद वंश की नींव रखी थी। खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? इनकी उपाधि क्या थी? सुल्तान। और साथ ही इन्हें रैयत-ए-आला के नाम से भी जाना जाता है, रैयत-ए-आला। और ये जो रैयत-ए-आला है ये उपाधि इन्हें तैमूर लंग ने ही दी थी। खिज्र खां को तैमूर लंग ने रैयत-ए-आला की उपाधि दी थी। वह खिज्र खां जीवन भर तैमूर के वंशजों का वफादार बना रहा और उन्हें राजस्व तथा उपहार भी भेजता रहा। और इसके बाद हम लोग खिज्र खां के बाद 2-3 शासक और हैं, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो खिज्र खां के बाद सैयद वंश में मुबारक शाह शासक बनते हैं, मुबारक शाह। फिर इसके बाद मुहम्मद शाह, फिर
फिर इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। और इसके बाद सैयद वंश समाप्त हो जाता है। तो अब हम लोग इसके बाद लोधी वंश पढ़ेंगे। कौन कौन से शासक हुए थे? खिज्र खां के बाद मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर इसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। इसी के साथ सैयद वंश समाप्त हो जाता है और आज हम लोग लोधी वंश के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे लोधी वंश। तो अब हम लोग लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसका समय काल है 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। तो जो लोधी वंश है ये क्या है? दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। ईस्वी में दिल्ली में जो दिल्ली के अमीरों ने सरहिंद के सूबेदार बहलोल लोधी को आमंत्रित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा दिया था। लोधी शासक तुर्क ना होकर अफगान थे। तो अब हम लोग लोधी वंश का जो संस्थापक था उसके बारे में जानेंगे, जिसका नाम है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। इनका समय काल है 1451 से 1489 ईस्वी तक। ये जो बहलोल लोधी है, बहलोल लोधी ने सल्तनत को संगठित करने का प्रयास किया। उन्होंने जौनपुर पर आक्रमण कर सरकी शासकों को पराजित कर दिया और अपने अधीन कर लिया। और बहलोल लोधी ने एक चांदी का सिक्का चलवाया था, बहलोल नामक चांदी का सिक्का चलवाया था, जो अकबर के समय काल तक भी प्रचलित था। और इसके बाद दूसरे शासक हैं सिकंदर लोधी। ये जो सिकंदर लोधी हैं ये बहलोल लोधी के ही पुत्र थे और इनका समय काल है 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक। बहलोल लोधी के बाद इनका पुत्र सिकंदर लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। उसने 1504 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली के स्थान पर दूसरे नगर स्थापित की और जो बाद में जाके आगरा के नाम से प्रसिद्ध होता है। सिकंदर लोधी सिकंदर लोधी खुद ही साहित्य के प्रेमी थे और इन्हें साहित्य में विशेष रुचि थी और इनके शासनकाल में बहुत सारे ग्रंथ फारसी भाषा में लिखे गए थे और उसका अनुवाद भी किया गया था, जिनमें से एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था जिसका नाम था फरहंगे सिकंदरी। आयुर्वेदिक ग्रंथ था आयुर्वेदिक ग्रंथ क्या नाम था? फरहंगे सिकंदरी। फरहंगे सिकंदरी। और साहित्य प्रेमी होने के कारण सिकंदर स्वयं गुलरुखी उपनाम से कविताएं भी लिखा करता था और सिकंदर ने अपनी राज्य की दशा सुधारने के लिए वस्तुओं का मूल्य नियंत्रित किया और राजस्व बढ़ाने के लिए भूमि नाप के आधार पर
भू राजस्व निर्धारित किया। उसने नाप के लिए पैमाना गज ए सिकंदरी का इस्तेमाल किया जो 30 इंच के बराबर था। किसका इस्तेमाल किया? गज ए सिकंदरी, ये पैमाना है, पैमाना गज सिकंदरी था जिसका नाप 30 इंच के बराबर था। इसके बाद अगले शासक है इब्राहिम लोदी। लोदी वंश का ये अंतिम शासक है इब्राहिम लोदी, क्योंकि लोदी वंश में सिर्फ 3 शासकों का ही उल्लेख मिलता है। इब्राहिम लोदी। अब इनका समयकाल क्या है? 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। सिकंदर लोदी के बाद इनका पुत्र अर्थात सिकंदर लोदी का पुत्र कौन है? इब्राहिम लोदी दिल्ली सिंहासन की गद्दी पर बैठता है। इनके समय में सुल्तान और अफगान सरदारों के मध्य में संघर्ष प्रारंभ हो गया था। अफगान सरदार जो थे सुल्तान की शक्तिशाली स्थिति से प्रसन्न नहीं रहते थे। इन्होंने इब्राहिम लोदी के खिलाफ षड्यंत्र की रचना शुरू कर दिया और इसी षड्यंत्र का परिणाम क्या हुआ? जब जो बाबर था, बाबर ने पानीपत का जो युद्ध किया था जो 1526 ईस्वी में हुआ था, पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध किन 2 शासकों के मध्य हुआ था? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इस युद्ध में बाबर की विजय होती है और इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत में युद्ध स्थल में मारा जाने वाला ये पहला सुल्तान था जिसका नाम था इब्राहिम लोदी, और यहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से लोदी वंश भी समाप्त हो जाता है। और दिल्ली सल्तनत के पतन का बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, जिसमें से कुछ कारण हैं, जिसमें पहला है दिल्ली सल्तनत में उत्तराधिकार के जो नियम था उसका अभाव था, और शासक की मृत्यु के बाद क्या होता था? लोगों के मध्य क्या होता था? राज्य परिवार में सत्ता के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता था। इस प्रकार आपसी संघर्ष में आपसी विश्वास की भावना घट जाती थी और जो आगे चल के सल्तनत काल के पतन का कारण बन जाता था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना विस्तार उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक कर लिया था, जिस पर नियंत्रण करना संभव नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से भी दिल्ली सल्तनत का पतन होने लगता है। और तैमूर के जो आक्रमण हुए थे दिल्ली सल्तनत पर, उसके कारण इसकी शक्ति बहुत कमजोर हो गई थी और बहुत सारे राज्य स्वतंत्र होने लगे थे, और इस कारण से दिल्ली सल्तनत का पतन हो जाता है। और आज हमारा क्लास भी यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय दिस वीडियो। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।